morning, dear friends. Welcome to Hand Surgery Education. This is Hand. Today we will discuss about the problems related to the wrist, जिसको कलाई बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे. इसको हमारे हाथ में दो कलाई हैं, लेकिन हम यूजुअली दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करते, एक को ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो जो आपका डोमिनेंट हैंड होता है उसको डोमिनेंट हैंड का रिस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है. लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होती हैं, चाहे गेम्स हों, जिसमें आप दोनों रिस्ट को एक साथ यूज़ करते हैं, तो उसमें जो आपकी फोर्स है वो दोनों रिस्ट में इक्वली डाइवर्स हो जाती है. तो आपको जो एक रिस्ट पर लोड आता है वो दो रिस्ट पर लोड आता है, तो उसके कारण आपको जो फोर्स लगती है बॉडी में, जो रिस्ट के ऊपर, एक रिस्ट के ऊपर कम फोर्स लग पाती है. तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें आदमी एक्सीडेंट में किसी चीज़ में भी एक रिस्ट पर गिरता है या अपने आप को बचाने के लिए गिरता है, तो देखने में अगर लगता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाहर से नॉर्मल स्किन दिखती है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम रहती है, जो हमेशा वो डॉक्टर्स को दिखाता भी रहता है और उसको लगता है कि ये क्या प्रॉब्लम हुई है, इसके लिए क्या प्रॉब्लम है. तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड भी होती हैं और नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में कोई माइनर चोट लगती है उस टाइम पर भी हो जाती है. तो यूजुअली पेशेंट्स किस टाइप की चीज़ें प्रेजेंट करता है जब हमारे पास आता है, तो वो या तो हमको पेन कहता है कि मुझको यहाँ पर पेन हो रहा है रिस्ट जॉइंट में, और फिर हम उनसे पूछते हैं कि किस जगह पेन हो रहा है. तो समटाइम्स ही इज़ नॉट एबल टू टेल, वो बता नहीं पाता कि उसको पेन इधर है, लिटिल फिंगर की साइड है, थंब की साइड है. तो समटाइम्स देन वी हैव टू एग्जामिन कि वो किस साइड पेन है. समटाइम्स पेशेंट को कोई एज सच पेन नहीं होता, लेकिन जब वो कोई काम करने लगता है तब उसको पेन होने लगता है. समटाइम्स पेशेंट को कोई पेन भी नहीं है, लेकिन कोई एक अजीब सी उसको रिस्ट्रिक्शन लगती है कि मूवमेंट पूरा प्रॉपरली नॉर्मल हैंड जैसा नहीं है. और समटाइम्स उसको किसी चोट के कारण या तो प्लास्टर लगा दिया जाता है, उसके कारण उसकी रिस्ट काफ़ी डिफॉर्म पोजीशन में हो जाती है, या तो उसका रिस्ट इस टाइप से रह जाता है और ऊपर नहीं उठ पाता. तो जब कुछ इस टाइप की पोजीशंस और ये पेशेंट को प्रॉब्लम होती हैं, तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उनको बताते हैं कि वी रियली नीड टू सी यू रादर देन जस्ट टेलिंग यू ऑन फोन. समटाइम्स पेशेंट्स आस्क अस ऑन फोन, सर मेरे को ये फ्रैक्चर था और या मेरे को एक्सरे में कोई चोट नहीं है, लेकिन मुझको आपके बारे में बताया, तो सर क्या चोट है ये. तो लाइक दिस वी कैन नॉट टेल, हम किसी पेशेंट को नहीं बता सकते फ़ोन पर कि ये क्या चोट है अगर एक्सरे में कोई चोट नहीं है. तो क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हमें पेशेंट को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं इन्वॉल्व. तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि रिस्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और क्या क्या मूवमेंट होते हैं जिसके कारण पेशेंट को पेन होता है, तो सबसे पहले मैं आपको मूवमेंट बताता हूँ रिस्ट का क्या होता है. तो रिस्ट ये है, इसमें जो मूवमेंट होता है एक तो आगे मुड़ने वाला और एक पीछे करने वाला होता है. फिर रिस्ट में मूवमेंट होता है ये साइड में करने वाला और ऐसे करने वाला. फिर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स है वो है रिस्ट में ऐसे और ऐसे करने वाला. और ये मूवमेंट्स अगर हम आपको कहेंगे कि इंडिविजुअली कभी भी पेशेंट एक मूवमेंट ऐसे नहीं करेगा, ही विल हैव अ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट करता है. अगर मेरे को ये हाथ को उठाना है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मुझे ऐसे उठा के ऐसे ऐसे करना है. मैं इसको सबसे पहले हाथ रिस्ट को मोड़ूंगा, फिर इसको उठाऊंगा, ऊपर करूंगा, फिर इसको ऐसे करूंगा, फिर देखूंगा. तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट होते हैं जिसमें पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसको किस मूवमेंट में पेन हो रहा है. ये पार्ट हुआ जो रिस्ट में मूवमेंट्स होते हैं. फिर आता है कि रिस्ट में ऐसे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो सबसे ऊपर पार्ट स्ट्रक्चर है रिस्ट का वो है स्किन, और जो डीपेस्ट पार्ट है रिस्ट का वो है बोन्स एंड जॉइंट्स. अगर मैं इसमें डीपेस्ट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इसमें 8 बोन्स हैं रिस्ट जॉइंट के अंदर. तो 4 बोन्स आगे की साइड, 4 बोन्स नीचे की साइड हैं, और वो जो आगे की साइड 4 बोन्स है वो इन 5 बोन्स से कनेक्टेड है, और जो नीचे की 4 बोन्स है वो 4 आर्म की 2 बोन्स से कनेक्टेड है. तो अगर आप कहेंगे तो इसमें बहुत सारी बोन्स हैं सिर्फ इतने से एरिया में, और इतने सारे जॉइंट्स हैं कि उसमें किस जॉइंट में पेन है या किस लिगामेंट में पेन है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है. और इसको बहुत ही ट्रिक मूवमेंट से पेशेंट से बात करके समझा जाता है कि ये किस टाइप का पेन उसको कैसे प्रॉब्लम कर रहा है. तो कभी कभार रिस्ट पेशेंट पेन बताता है इस साइड, तो हम उसका टेस्ट करते हैं कि इस साइड करके सच्ची में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. समटाइम पेशेंट कहता है इस टाइम पेन, तो वी समटाइम्स थिंक दैट मे बी द प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है. तो हम जब पेशेंट को प्रॉब्लम यहाँ पर है सिर्फ हम यहीं पर नहीं देखते, हमको उसको पेशेंट को शोल्डर से लेके फिंगर टिप तक देखना होता है, क्योंकि जो इसको स्ट्रक्चर्स क्रॉस कर रहे हैं रिस्ट जॉइंट को, वो सिर्फ यहीं पर नहीं है, दे आर अराइजिंग फ्रॉम मच, इस रिस्ट से काफ़ी पीछे से भी स्ट्रक्चर्स हैं जो इस रिस्ट जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, जिसके कारण पेन हो सकता है. तो जो स्किन है, जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि इससे स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण उनको पेन हो रहा हो, या कोई अनईजीनेस या डिस्कम्फर्ट हो, या फिर स्किन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको बोला जाता है टेंडेंस, जो इसको क्रॉस करते हैं, जो फिंगर के मूवमेंट्स और रिस्ट को ऊपर नीचे करवाते हैं, उनके कारण भी पेन हो सकता है.
और कुछ नर्व्स होती हैं जो कि रिस्ट जॉइंट को इटसेल्फ देती हैं। तो किसी नर्व इंजरी या नर्व न्यूरोमा जो कट जाता है या नहीं भी कटा, और कुछ इंजरी या सिस्टेमिक प्रॉब्लम के कारण रिस्ट में प्रॉब्लम होती है। कई बार जॉइंट की इटसेल्फ गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो इन टाइप की चीज़ों में पेशेंट को कुछ पेन होते हैं जो कि धीरे धीरे डेवलप होते हैं, कुछ पेन होते हैं जो कि एकदम हो जाता है विदाउट चोट किए हुए भी। कुछ जो इस टाइप के पेन होते हैं वो बहुत ही पेशेंट को प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप कहेंगे कि क्या ट्रीटमेंट है, इसे कैसे डायग्नोस करना है, तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले एक क्लिनिशियन की अच्छी, जो कि डेली ओपीडी में हैंड सर्जन जो होते हैं जो देखते हैं, वो सबसे पहले क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। तब वो उन एग्जामिन करके उनको कुछ डायग्नोसिस पर जाना होता है कि ये डायग्नोसिस किस साइड जा रहा है, कि कोई फ्रैक्चर की साइड जा रहा है या उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी साइड जा रहा है, कोई स्किन की प्रॉब्लम है या जॉइंट की प्रॉब्लम है या लिगामेंट की प्रॉब्लम है। फिर उसके बेस पर हम उसको इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक्सरे होता है। अगर उसको कोई भी सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सरे में हम सिर्फ बोन्स और जॉइंट्स देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसमें नज़र नहीं आते। तो क्योंकि अगर आप कहेंगे कि एक्सरे नॉर्मल है, तो ये कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक एरिया है जिसमें बहुत सारी बोन्स हैं, क्राउडेड हैं, तो एक्सरे में जो डॉक्टर्स इसको डेली नहीं देखते तो ये चीज़ जो इसका फ्रैक्चर है वो मिस हो जाता है। तो इसलिए भी अगर कई बार डॉक्टर्स को या पेशेंट्स कहते हैं कि एक्सरे नॉर्मल है और हमारे पास आते हैं तो हम बताते हैं कि एक्सरे नॉर्मल नहीं है, तो एक पॉइंट ये है जो कि एक्सरे में कई बार मिसलीडिंग हो जाता है कि दे कंसिडर इट्स नॉर्मल। फिर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सरे में नहीं विजिबल होते, तो उनके अगर हमको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है उसके कारण है, देन हम उनको एमआरआई के लिए बोलते हैं। तो फिर एमआरआई में वो स्ट्रक्चर देखने के बाद हम कुछ एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। जब वो डायग्नोसिस अगर हमको लगता है कि वो मैच कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है जो पेशेंट की फाइंडिंग्स जो हमने नोटिस करी हैं, तब हम उस डायग्नोसिस के बेस पर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट स्टार्ट ये नहीं है कि इट रियली रिक्वायर सर्जरी। इफ़ कुछ फ्रैक्चर्स हैं जो कि विदाउट सर्जरी भी फिक्स हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रैक्चर्स इतने नोटोरियस हैं जो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उसको प्लास्टर लगा दिया जाता है, लेकिन वो यूनाइट नहीं हुआ, और वही जो सर्जरी जो बहुत मिनिमल छोटी सर्जरी होती, वही क्योंकि पेशेंट ने समझा नहीं या उसको समझाया प्रॉपर नहीं गया, वही सर्जरी काफ़ी बड़ी हो जाती है कई बार पेशेंट्स के लिए। तो मैं अगर आपको कहूँगा कि कौन कौन से ऐसे कॉमन इंजरीज हैं रिस्ट में जो कि यूजुअली नोटिस नहीं होती या फिर मिस हो जाती हैं। सबसे पहले बोन्स की बात करूँगा, तो बोन्स में यहाँ पे स्कैफोइड बोन होती है जो यूजुअली मिस हो जाती है या फिर उसको प्लास्टर लगा दिया जाता है, तो स्कैफोइड फ्रैक्चर। या फिर ये ल्यूनेट बोन होती है जो उसमें सेकंड बोन होती है, उसकी बोन डाई होने लगती है, कोई स्टेरॉइड लेता है उसके कारण। या फिर कुछ लिगामेंट्स होते हैं रिस्ट में जिसके कारण उसमें जो मूवमेंट में उसको माइल्ड पेन होता है, और वो यूजुअली कंजर्वेटिव से फिर ठीक हो जाता है अगर उसको प्रॉपरली स्प्लिंट किया जाए, लेकिन नहीं कर पाते तो फिर वही सर्जरी बड़ी हो जाती है। कई बार पेशेंट के यहाँ पे रिस्ट में गैंग्लियन मतलब कोई स्वेलिंग नज़र आती है, बम्प, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं और फिर बाद में लेट प्रेजेंट होता है, या तो रप्चर हो जाता है या उसके कारण कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, या वो ऑपरेट कहीं हो गया और उसके बाद फिर वो हमारे पास आता है, तो एक प्रॉब्लम रहती है। कई बार जॉइंट की रूमेटॉइड गठिया आर्थराइटिस हैं, तो उनके लिए जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं उनके पास हम भेजते हैं पेशेंट को कंजर्वेटिव के लिए कि वो मेडिसिन से ठीक हो जाएं, लेकिन कई बार वो इतने लेट आ चुके होते हैं, मेडिसिन से उनका ट्रीटमेंट हो भी रहा है लेकिन फिर भी डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है, तो उनमें करेक्टिव सर्जरी करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उनको जो स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं फिर उनको उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है, और फिर हम उनको बैक टू कोशिश करते हैं उनको अच्छे से रिहेबिलिटेट करें, एक्सरसाइज करवाएं और फिर वो नॉर्मल वर्क में जाएं। सो आई थिंक आई कुड एबल टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ जो मैं एक कम्युनिटी को अवेयर करवाना चाहता हूँ, और ये मेरे ख्याल से आपको आज के बाद वाइज़र मतलब काफ़ी डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी। तो थैंक यू सो मच।